तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो स्टेरपी होती है वो खुद को इवोल्व कर लेती है, जिसका उसका लेवल जो होता है वो भी 51 हो जाता है, जिसका अब वो एक किंग टीयर की मोस्टर बन चुकी होती है। और स्टेरपी को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्टेरपी का लेवल जो है वो 51 हो चुका है, लेकिन इसके शरीर का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसे ऐसे ही लेकर कहीं पर नहीं जाया जा सकेगा। और इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी, घर में तुम्हारा दोबारा से स्वागत है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अब स्टेरपी जो होती है वो गाओ पैंग के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर, मैं आपको हक करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं आपको पहले की तरह हक जो है वो नहीं कर सकती। और अब स्टेरपी की आवाज़ को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम बात कर सकती हो? और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि स्टेरपी जैसे बात कर रही है वो उसके ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं है, बल्कि ये उसकी खुद की आवाज़ है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी के ऊपर हाथ फेरने लगता है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि अच्छे बच्चे, अब तुम बड़े हो चुके हो, उसी के साथ में तुमने काफ़ी सारी चीज़ों को भी सीख लिया है। और चूंकि तुमने यहाँ पर मौजूद माउंटेन स्पिरिट जो थी उनके एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसीलिए आज से तुम एक माउंटेन रूलर जो है वो बन चुके हो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो भी फुल जोश में आ जाती है और गाओ पैंग से बोलती है कि अच्छा, तो मैं अब एक माउंटेन का रूलर हूँ, यहाँ पर जितनी भी माउंटेन स्पिरिट है मैं उन सभी को अच्छे से सबक सिखाऊंगा और उन्हें तमीज़ में रखूँगा, क्योंकि मैं इस माउंटेन का रूलर हूँ, इसीलिए सभी को मेरी बात माननी होगी। और स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी को लेकर विले के पास में जो लेक होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि ड्रैगन का साइज भी स्टेरपी के सामने बहुत छोटा लग रहा होता है। जहाँ पर कि अब हम गाओ पैंग को देखते हैं, जो कि ग्रैंडपा के पास में आते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, क्या हम लोग इस न्यूज़ को ऐसे ही बाहर फैलने देंगे? जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि वैसे तो मैं इस न्यूज़ को कवर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर स्टेरपी के साइज़ को देखने के बाद में हम स्टेरपी को छुपा पाएंगे, क्योंकि जो स्टेरपी का साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसे बिल्कुल भी आसानी से जो है वो नहीं छुपाया जा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इस चीज़ को कर पाएंगे? और वैसे भी पहले ही जो गवर्नमेंट है उसे इसके बारे में न्यूज़ जो है वो पहुंच चुकी है, और जल्दी ही जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो होशियार रीज़न है उसे भी इसके बारे में रिपोर्ट कर देगी। और वैसे भी अगर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लग भी जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर वे लोग हमारा क्या ही कर लेंगे? तुम्हें एक बात जो है वो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमेशा जो पावरफुल होता है वो कमज़ोर का शिकार करता है। अगर पास्ट की बात की जाए, जिस टाइम पर मैं यहाँ से चला गया था उस टाइम पर साउथर्न स्काई ग्रुप जो था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन जिस रात में वापस लौटा उसी रात मेरे ऊपर यहाँ पर चुपके से अटैक किए गए। यहाँ तक कि जो स्नाइपर थे उन्होंने इस पर स्नाइपर की मदद से मुझे मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि जो बम थे वो भी मेरे रूम के अंदर लगाए गए। और अब ग्रैंडपा की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आखिर ये सारी चीज़ें की थी किसने? जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि गाओ पैंग, क्या तुम्हें सच में मैं इस प्रकार का पर्सन लगता हूँ जो कि बदला लेने के लिए इंतज़ार करेगा? मैंने अगले ही दिन जो वाइट ड्रैगन था उसे लिया और ढूंढ ढूंढ कर सभी लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जितने मेरे सामने आए मैंने उन सभी को मार दिया, और जिनके अंदर मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं थी वे इतने ज़्यादा डर गए कि कभी उन्होंने दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। और सेम यही डर जो था वो मुझे तुम्हें लेकर था। मुझे लगता था कि अगर तुम्हारा टैलेंट जो है वो लोगों के सामने आ गया और उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो, तो वे लोग तुम्हें टारगेट करेंगे। इसीलिए मैंने प्लान बनाया था कि मैं कुछ सालों तक तुम्हें छुपा कर रखूँगा और तुम्हें पावरफुल बनाऊँगा, लेकिन ज़रा देखो तो केवल आंखों को झपकाते के साथ ही तुम कितने बड़े हो चुके हो। और तुम केवल बड़े ही नहीं हुए हो बल्कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो चुके हो, जिसका मतलब अब तुम्हें यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब ग्रैंडपा के मुंह से अपनी तारीफों को सुनकर गाओ पैंग भी थोड़ा शर्माने लगता है और वो हंसते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आप तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट ही बातें कर रहे हो। जो सुनकर ग्रैंडपा भी हंसने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो वांग या होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर गाओ पैंग को बताता है कि उन दोनों मोस्टरों की जो लाशें थी उन्हें लेबोरेटरी के अंदर पहुँचा दिया गया। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, इतना काम करने के लिए मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, चूंकि दोनों मोस्टरों की डेड बॉडी यहाँ पर आ चुकी है तो इसीलिए मैं अब थोड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर गाओ पैंग वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा घूर कर उसकी तरफ देखने लगते हैं और अचानक से जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाओ पैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि गाओ पैंग भी अपने हाथों से रोक लेता है। और ग्रैंडपा को ऐसे अचानक से अटैक करता हुआ देखकर गाओ पैंग को भी कुछ समझ में नहीं आता और वही ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आप ये क्या कर रहे हो?
जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो दूसरी तरफ अपने मुंह को घुमाते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि ये इतना भी बुरा नहीं था, अब तुम पावरफुल बन चुके हो, लेकिन तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाकर लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि इस लिटिल ब्रैड को अपने एल्डरों को रिस्पेक्ट दिखाना बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया मेरे अटैक को रोकने के लिए। लगता है कि उस ब्रैड के ऊपर अटैक करते हुए मुझे भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करना चाहिए था। और ग्रैंडपा के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उनके हाथों में थोड़ा पेन हो रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि अब ग्रैंडपा जो होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक सी स्माइल देने लगते हैं और स्माइल देते हुए बोलते हैं कि लेकिन अब उसे यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसके पास में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसका मतलब अब मेरी बहुत सारी चिंताओं को छोड़ने का टाइम आ चुका है। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्लेटिनम एंड ग्रुप के जो वे दोनों मॉन्स्टर होते हैं उनकी डेड बॉडियों के ऊपर आ जाता है। और अब जो वांग या होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, हम इन दोनों डेड बॉडियों को लेकर आ चुके हैं। अगर इनमें से जो थंडर एप है इसकी बात की जाए तो ये वहीं पर ही मर गया था, जिसके बाद में हम इसकी डेड बॉडी के सारे हिस्से जो थे वो यहाँ पर लेकर आ गए थे। लेकिन अगर इस पिकॉक की बात की जाए तो ये वहाँ पर सर्वाइव कर गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ना तो इसने कुछ खाया और ना ही पिया और ना ही किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लिया, और इसने खुद को दीवार में मारकर अपनी जान ले ली। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हुआंगिया से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये यहाँ पर अपने मास्टर को अपनी लॉयल्टी जो है वो दिखा रहा था, जिस कारण हम लोग इसे फोर्स नहीं कर सकते थे। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो डमी को बाहर निकाल लेता है और डमी को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है डमी, अब तुम्हारी बारी है। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही डमी जो होता है वो भी अपने पास से वाइट फ्लेम निकाल कर सीधे उन दोनों मॉन्स्टरों की तरफ शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो वाइट फ्लेम होती है वो उस पिकॉक के ऊपर असर नहीं कर रही होती, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वाइट फ्लेम तो यहाँ पर पिकॉक के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिखा रही। अगर डमी के लेवल की बात की जाए तो वो 43 है और वहीं इस पिकॉक का जो लेवल था वो 44 था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि डमी की जो ये एबिलिटी है ये उससे ऊपर के लेवल के जो मॉन्स्टर है उनके ऊपर काम नहीं करती, बल्कि उससे नीचे के लेवलों के मॉन्स्टर के ऊपर काम करेगी। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है, क्योंकि अगर वहीं दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर बात की जाए तो डमी की एबिलिटी उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लाइटिंग एक पड़ा होता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर वो वाइट फ्लेम जो होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से कुछ एनर्जियाँ निकल कर बाहर आने लगती है, जिन्हें देखने के बाद में डमी जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर ये उसकी मेमोरी है, क्या आप देखना चाहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो थंडर एप होता है वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाता है, जब जहाँ पर कि वो अब डमी का एक सबॉर्डिनेट बन चुका होता है, जो देख कर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छे से काम कर गया। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टेरिपी के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर बैठी हुई होती है और वो अभी भी इसी चीज़ को गुनगुना रही होती है कि मैं माउंटेन की रूलर हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि डमी की इस पावर ने तो सच में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अमेज कर दिया, ये पावर तो मरे हुए को भी दोबारा से पुनर्जीवित कर सकती है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमें वो थंडर एप के बारे में बताया जाता है कि इस टाइम पर ये डमी का एक सबॉर्डिनेट बन चुका है और इसका जो लेवल है वो 41 है और इसका ग्रेड नॉर्मल है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो गोल और बॉन है। और अब इस चीज़ को देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि इसका लेवल और जो इसका ग्रेड है वो दोनों एक एक गिर चुका है। ये गोल के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है, जिसका ये अपनी जिंदा हुई हुई पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी इस स्केलेटन एप को बोलो कि इस पिकॉक की डेड बॉडी को कैरी कर लेबोरेटरी के अंदर लेकर चली पड़ी। इस पिकॉक का मास्टर एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन ये पिकॉक एक अच्छा मॉन्स्टर था जिसने कि अपने मास्टर से जुदा होने के कारण अपनी जान ले ली। और इससे अलग जो जियाओ हुआ है उसका भी एवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो उठने वाली होगी। तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि उसके उठने से पहले तुम उसके पास में चले जाओ। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ काम निपटाने के लिए जा रहा हूँ, जब तक कि तुम जाकर अपनी डॉटर से मिलकर आ जाओ। जो सुनने के बाद में जो डमी होता है वो भी गाओ पैंग का शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद स्टेरपी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि स्टेरपी के ऊपर कुछ पेड़ उग चुके होते हैं, जिन्हें की ड्रोन की मदद से देखते हुए गाओ पैंग हैरान होकर बोलता है कि स्टेरपी आखिर तुम्हारे ऊपर ये पेड़ कब उग गए। और गाओ पैंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी गाओ पैंग का ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही स्पीड के साथ में स्टेरपी के ऊपर दौड़ रहा होता है।
और हमें पता लगता है कि ये तेज दौड़ने वाली चीज़ कुछ और नहीं बल्कि डाजी होता है। और अब डाजी को वहाँ पर देखने के बाद में गाओ पैंग डाजी से पूछता है कि डाजी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब गाओ पैंग की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था। जो सुनकर गाओ पैंग डाजी से बोलता है कि अच्छा तो फिर ये तुम्हारे क्लो के ऊपर क्या लगा हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो अपने क्लो होते हैं वो पीछे छुपा लेता है, जिससे कि हमें साफ पता चलता है कि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ शरारत कर रहा था। और अब उसकी शरारत के बारे में पता लगने के कारण गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को ड्रोन की मदद से पकड़ कर जोर जोर से घुमाने लगता है और चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस टेरपी को बुली मत किया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। जो सुनकर डाजी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बदसूरत गाओ पैंग कहीं के, मुझे जाने दो। जो सुनकर अब स्टेरिपी भी बोलती है कि मास्टर मेरी बॉडी अब रोग की बन चुकी है, इसीलिए डाजी के क्लो से मुझे कुछ नहीं हुआ। और स्टेरिपी के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो खुद को गाओ पैंग से छुड़ा लेता है और वहाँ से भागते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग तुम यहीं पर ही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ लेकर आता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो हुआंगिया से बात कर रहा होता है। और अब हुआंगिया से बात करते हुए बोलता है कि ओल्ड हुआंगिया, जो अरेंजमेंट मैंने किया था उसकी प्रोग्रेस जो है वो कैसी चल रही है। जो सुनते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था स्कूल बनाने का, हम लोगों ने स्कूल को बनाकर तैयार कर दिया है और उसी के साथ में जो अनाथ बच्चे हैं हम लोग उन्हें भी स्कूल के अंदर लेकर आने लगे हैं। और इससे अलग अगर स्कूल की लोकेशन की बात की जाए तो हमने शाओतन स्काई ग्रुप के थोड़े पास में ही जो स्कूल की लोकेशन है वो बनाई है, ताकि सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके। और स्कूल के अंदर बच्चे जो काम करेंगे उनकी उन्हें फीस भी दी जाएगी और इसी के साथ में उनके खाने और उनके रहने का भी अच्छे से इंतज़ाम जो है वो कराया जाएगा। यहाँ तक कि जो टीचर है वो उन्हें प्रोफेशनली लेसन जो है वो सिखाएंगे। और मुझे यकीन है कि आपको जल्दी ही जो रिज़ल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा और आप रिज़ल्ट से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई भी होगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे अनाथ लोग जो है वो घूम रहे हैं जो कि इस क्लैमिटी के कारण अपने घरों को खो चुके हैं, लेकिन जो अलायंस है वो सभी लोगों का ध्यान नहीं रख सकती। लेकिन हम लोग जो है उन्हें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाले, ये उनके ऊपर है। अगर वे हमारे साथ में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, हम लोग उन्हें टॉप क्लास की एजुकेशन देंगे। और अगर वे लोग अच्छे ग्रेड को प्राप्त करते हैं तो उन्हें पावरफुल मोस्टर भी एज ए गिफ्ट जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होती। अगर हम लोग उनके लिए इतनी सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं तो बदले में हमें भी उनसे कुछ चाहिए होगा। और उनसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वे हमारे लिए लॉयल होने चाहिए, हमें उनकी लॉयल्टी चाहिए होगी। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, मुझे आपको एक और बात जो है वो बतानी थी। यहाँ पर एक लिन जिन नाम की लड़की जो है वो आपसे मिलने के लिए आई है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या सीनियर लिन जिन यहाँ पर आ चुकी है, उनकी पहले ही मुझसे बात जो है वो हो चुकी है, तो उन्हें डायरेक्टली आप मेरे पास में भेज दो। जो सुनते के साथ ही हुआंगिया भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन जिन जो होती है वो गाओ पैंग की लेबोरेटरी के अंदर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में गाओ पैंग से बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी कमाई काफ़ी अच्छी चल रही है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मिस लिन जिन, ऐसा लगता है कि आपने अपना अच्छे से माइंड जो है वो बना लिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ऊपर यकीन करने के लिए और साउथर्न स्काई ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। आपको इस फैसले के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। और इतना बोलकर गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो लिन जिन के मोस्टर के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि क्या आप इसी मोस्टर को प्रमोट कराना चाहती हो। जो सुनकर लिन जिन भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो भी लिन जिन के बीस्ट को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसका लेवल 40 होता है और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो गोल्ड होता है और उसकी वीकनेस जो होती है वो फायर होती है। और उसे परफेक्ट ग्रेड पर इवॉल्व करने के टोटल 6 तरीके होते हैं, जिसे देखकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसे इवॉल्व करने के मटेरियलों की बात की जाए तो काफ़ी सारे मटेरियल ऑलरेडी लैब के अंदर मौजूद है, लेकिन कुछ मटेरियलों को ढूंढने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। और चाहे मैं इसके कोई से भी एवोल्यूशन पाथ को क्यों ना चूज़ करूँ, इसके सारे ही मटेरियलों को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो लिन जिन से बोलता है कि अगर आपके मॉन्स्टर की बात की जाए तो इसे आसानी से प्रमोट जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे मटेरियलों की ज़रूरत होगी और उनमें से कुछ मटेरियल अभी मेरे पास में नहीं है, तो इसीलिए मुझे उन मटेरियलों को बाहर से मंगाना पड़ेगा। लेकिन उन मटेरियलों को मंगाने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लग सकता है, तो क्या आप बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम जो है वो दे सकती हो, 1 हफ्ते के अंदर सारे मटेरियल आ जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही लिन जिन जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि टेंशन मत लो, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा मोस्टर बिल्डर नहीं है जिसके पास में 100% सक्सेस रेट हो। अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करूँगा। और अब गाँव फैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एवेंटियम ब्रिज के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ डेड बॉडियों को पड़ा हुआ देखते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आकर वो खड़े हुए ऑफिसर से बोलता है कि जो विटनेस है वो कहाँ पर है। जो सुनकर वो ऑफिसर बोलता है कि विटनेस जो है वो कार के अंदर मौजूद है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। और अब इस बात को सुनकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो काफ़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस विटनेस के मुताबिक जो इस पर्सन की मौत हुई है उसके गले को यहाँ पर काटा गया था। और इसके घाव को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि जिस हथियार से इसके गले को काटा गया है वो बिल्कुल भी धारदार नहीं था, लेकिन एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर कर गर्दन को काटना जिसमें कि ज़्यादा धार नहीं है, उसके इस्तेमाल करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो बंदा ये सोच ही रहा होता है, तभी एक ऑफिसर जो होता है वो उसे आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि चीफ आपको आकर एक बार ये चीज़ देखनी चाहिए। जो सुनकर वो चीफ जो होता है वो भी ऑफिसर के पास में आ जाता है और जैसे ही वो स्क्रीन के अंदर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर स्क्रीन के अंदर एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ स्टैचू होता है, जिसे देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो ग्वानगोंग स्टैचू है जो कि ब्रिज का लैंडमार्क हुआ करता था, क्या ये जिंदा हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चीफ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी लोगों को इन्फॉर्म करो, हमें जल्दी से जो ये स्टैचू है इसे ढूंढना होगा, इससे पहले कोई भी बड़ी दुर्घटना जो है वो हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक ऑफिसर जो होता है वो चीफ के पास में आ जाता है और चीफ के पास में आते हुए बोलता है कि चीफ हमें चांगी से एक कॉल जो है वो आया है, जहाँ पर कि बताया गया है कि जो ये स्टैचू है उसे उस जगह के एक प्लाजा मॉल के पास में स्पॉट किया गया है। और उस प्लाजा के बारे में सुनते के साथ ही जो चीफ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि उस प्लाजा मॉल के पास में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चीफ होता है वो वहाँ से भागते हुए कॉल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी सिविलियन गोवा से बाहर निकालो और याद रखना कि पुलिस और मिलिट्री के सिवा वहाँ पर कोई भी जो है वो इंटर नहीं करना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि डाजी और जो सिली होती है उन दोनों के साथ में सिटी के अंदर घूम रहा होता है। और सिटी के अंदर घूमते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, आज तो सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति है। मैं सिटी के अंदर आया था ताकि मैं जो मटेरियल है उन्हें इकट्ठा कर सकूं, लेकिन मैंने यहाँ पर इतनी सारी शॉपें जो है वो ढूंढ ली, लेकिन मुझे सारे मटेरियल जो है वो नहीं मिल पाए, तो इसीलिए लगता है कि मुझे ब्लैक मार्केट के अंदर ही जाकर मटेरियलों को चेक करना पड़ेगा। और इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो उसी स्टैचू के ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये स्टैचू तो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। एक मिनट, ये तो ग्वानगोंग स्टैचू है जिसे कि एडामेंटियम ब्रिज के पास में लगाया गया था, फिर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और गाँव फैंग के इतना सोचते ही अचानक से उस स्टैचू के ऊपर पैनल आने लगता है, जहाँ पर कि पता लगता है कि वो एक मोस्टर है जिसका कि लेवल जो है वो 41 है और उसका ग्रेड जो है वो एक्सलेंट है। और उसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो गोल्ड है, और अगर वीकनेस की बात की जाए तो अर्थ और इलेक्ट्रिक है। जिसे देखते के साथ ही गाँव पैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, आखिर ये क्या है, क्या ये स्टैचू एक मोस्टर बन चुका है। और गाँव फैंग के इतना सोचते के साथ ही उस स्टैचू के बारे में बताया जाता है कि वैसे तो ये बस एक नॉर्मल सा स्टैचू था, लेकिन लोग इसके सामने जाकर बहुत ही ज़्यादा प्रे किया करते थे, जिसका इसके अंदर लाइफ एनर्जी बनने लगी। और चूंकि अब इस वर्ल्ड के अंदर थोड़े चेंज आ चुके हैं, जिस कारण एलिमेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण इस स्टैचू के अंदर जो लाइफ एनर्जी थी उसकी मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और अभी ये एक पूरी तरह से मॉन्स्टर जो है वो बन चुका है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या लोगों के विश करने के कारण इसके अंदर लाइफ आ गई, लेकिन मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा कि लोग इसके सामने खड़े होकर किसी प्रकार की पूजा किया करते थे। बस लोग वहाँ से गुजरते हुए इसे थोड़ी रिस्पेक्ट दिया करते थे। लेकिन कुछ भी कहो, ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में जो ग्रैंडपा है उन्हें बता देना चाहिए। तो चलो उन्हें मैसेज कर देते हैं। और इतना सोचकर गाँव पैंग ग्रैंडपा को मैसेज सेंड कर देता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में ग्रैंडपा की कॉल भी गाँव पैंग को आ जाती है, जो कि गाँव पैंग से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, लेकिन इस सिचुएशन तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यूनजाओ सिटी की गवर्नमेंट ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। ज़्यादातर वे इस तरह की चीज़ों के बारे में मुझे बताते रहते हैं।
जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा शायद ऐसा हो सकता है कि वे ना चाहते हो कि बाहर वर्ल्ड में इस तरह की कोई न्यूज़ फैले। इससे हो सकता है कि जो सिविलियन है वो थोड़ा डर जाए। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जो थंडर गॉड है वो तुमसे थोड़ी ही दूरी पर है तो उसे मैं तुम्हारे पास में भेज रहा हूँ। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये स्टैचू है ये अकेला पूरी यूनझाओ सिटी के अंदर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तब हो सकती है कि बाकी के जो स्टैचू है अगर वे भी इसकी तरह लाइफ में आने लगे तो। क्योंकि यहाँ पर जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं, अगर इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही स्टैचू जो है वो मौजूद है। तो क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है कि ये स्टैचू इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर कि पहले से ही बहुत सारे स्टैचू है? क्या इन सभी के बीच में किसी प्रकार का कनेक्शन हो सकता है? और यहाँ पर अगर खड़े हुए इन लोगों की बात की जाए तो इन्हें ब्लैक फैंग टीम जो है वो कहा जाता है। ग्रैंडपा ने मुझे ब्लैक फैंग टीम जो थी उसके बारे में बताया था कि ब्लैक फैंग टीम जो होती है वो गवर्नमेंट के लिए सीक्रेटली काम करती है और उन्हें उन सिटी के अंदर भेजा जाता है जहाँ पर कि इमरजेंसी होती है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये ऑप्शन हॉर्न्ड डॉग है, जिनका कि लेवल 23 से लेकर 35 के बीच में, और इनका जो ग्रेड है वो नॉर्मल से लेकर एक्सीलेंट तक है। इनका एट्रीब्यूट जो है वो डार्क है। और उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा कमांडर टीयर के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है और इन सभी अच्छी को बहुत ही अच्छे से ट्रेन जो है वो किया गया है। लेकिन क्या ये सभी साथ में मिलकर एक लोड टीयर के मॉन्स्टर का यहाँ पर सामना कर पाएंगे? और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अब वे सभी डॉग मॉन्स्टर जो होते हैं वे सीधे उस स्टैचू की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्टैचू वाला मॉन्स्टर जो होता है वो भी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो आर्मी के लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम चीफ को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए किसी को रिपोर्ट करते हुए बताता है कि जल्दी से जो लॉर्ड टीयर के मॉन्स्टर ट्रेनर है उन्हें नोटिफाई करोगी यूनझाओ सिटी के अंदर इस टाइम पर लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर जो है वो घुस आया है। और इसी के साथ में जो पुलिस है उसे भी पर्सनली इस पूरे एरिया को रेड जोन के अंदर डालने के लिए बोल दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डॉग टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो उस स्टैचू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसके क्लो से उसके ऊपर बस छोटा सा एक स्क्रैच ही आता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो कमांडर टीयर का मॉन्स्टर केवल इसके ऊपर एक छोटे से स्क्रैच को ही छोड़ पाया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टैचू टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो उस डॉग को अटैक कर वहीं पर ही जान से मार देता है। जिसके बाद में अब बाकी के जो डॉग टाइप मॉन्स्टर होते हैं वो भी उस स्टैचू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जो वो स्टैचू मॉन्स्टर होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अपने स्पेयर से एक ही अटैक कर उन सभी डॉगों को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद में जो चीफ होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, यहाँ पर हमारे जितने भी एलाइट है वे सभी इसका सामना जो है वो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर मदद जो है वो बुलानी होगी। और इतना सोचकर वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि सभी अपने मॉन्स्टरों को वापस बुलाओ। और उस चीफ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जिसे देखकर चीफ भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये अर्थक्वेक है या फिर कोई मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन को तोड़ते हुए कोई मॉन्स्टर निकल कर बाहर आने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा का थंडर गॉड होता है। और अब थंडर गॉड को वहाँ पर देखते के साथ ही अचानक से जो चीफ होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये तो उसका मॉन्स्टर है। और चीफ के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बाकी के जो आर्मी के बंदे होते हैं उनका ध्यान गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है। और गाँव पैंग को देखते के साथ ही चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ और अपनी आइडेंटिटी बताओ। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी आकर अपनी गन को गाँव पैंग के ऊपर पॉइंट कर देते हैं, जो देखकर गाँव पैंग हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल सा सिटीजन हूँ जो कि यहाँ से गुजर रहा था। और ये मॉन्स्टर जो है वो मेरे ग्रैंडपा मिस्टर गाँव का है, जिसका नाम की थंडर गॉड है। जो सुनते के साथ ही जो चीफ होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस मॉन्स्टर का नाम थंडर गॉड है और उसके ग्रैंडपा का सर नेम गाँव है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वही लेजेंडरी यंग मास्टर गाँव पैंग है? और अब इतना सोचते के साथ ही जो चीफ होता है वो अपने आर्मी के बंदों को रोकते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग ये जो है वो ये क्या कर रहे हो, तुम एक नॉर्मल सिटीजन के ऊपर अपनी गनों को पॉइंट कैसे कर सकते हो, जल्दी से सभी लोग पीछे हटो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चीफ होता है वो आकर गाँव पैंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि मिस्टर गाँव पैंग, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये मॉन्स्टर है इसे पकड़ने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम लोग जो है वो सिटी के अंदर शांति बना सके, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो चीफ से बोलता है कि चीफ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी इस सिटी का एक सिटीजन हूँ, तो इसीलिए आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो थंडर गॉड के पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर थंडर गॉड, ये काम जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
और डाजी की इस बात को सुनते के साथ ही जो थंडर गॉड होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपना एक थंडर अटैक बनाकर सीधे जो वो स्टैचू होता है उसके पास में मारता है, जो देखकर वो स्टैचू भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब जो थंडर गॉड होता है वो और भी काफ़ी सारे अटैक जो होता है वो बनाकर सीधे उस स्टैचू के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिनसे कि स्टैचू भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बचने लगता है। जिसके बाद में अब वो स्टैचू जो होता है वो हवा में जंप लगाते हुए थंडर गॉड की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो थंडर गॉड होता है वो भी अपना अचानक से कोई अटैक बना लेता है और उस अटैक को बनाते के साथ ही उसके अंदर जो वो स्टैचू होता है उसे बांध लेता है। और हम देखते हैं कि थंडर गॉड का वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके अंदर जो वो स्टैचू और जो उसका घोड़ा होता है वो दोनों ही बन जाते हैं, जहाँ पर कि जो स्टैचू होता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उससे छूटने की, लेकिन उसके बाद भी वो उससे नहीं छूट पाता। और थंडर गॉड की इस स्किल को देखने के बाद में गाओ फैंग जो होता है वो भी थंडर गॉड की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में थंडर गॉड की जो एट्रीब्यूट की स्किल है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन चलो चूंकि अब जो बैटल है वो ख़त्म हो चुकी है। और गाओ फैंग के इतना बोलते के साथ ही एक आर्मी का बंदा जो होता है वो चीफ से बोलता है कि चीफ क्या सच में जो बैटल थी वो इस तरह से ख़त्म हो गई, क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये स्टैचू था इसने पहले ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल जो है वो हमारे लोगों के खिलाफ कर लिया था, जिस कारण ये इस बच्चे का सामना नहीं कर पाया और इतनी आसानी से फंस गया। जो सुनते के साथ ही जो चीफ होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर कैसा रहेगा कि मैं मिस्टर गाओ पैंग के मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए मना कर दूं और उसके बाद में तुम लोगों को उससे फाइट करने के लिए भेजूं, तो क्या तुम लोग फाइट कर पाओगे। जो सुनकर वो बंदा अब कुछ भी नहीं बोल पाता और अब उसकी बात को सुनने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, लगता है कि फ्यूचर में इसके साथ में काम करने में मज़ा आएगा। और गांव बैंक के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो घोड़ा और स्टैचू जो होता है उन्हें ट्रक के अंदर डाल दिया होता है और जो थंडर गॉड होता है वो भी उसी ट्रक के अंदर मौजूद होता है। और अब जो गांव पैंग होता है वो वहाँ से जाते हुए जो चीफ होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि चीफ इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस लोडेड टीयर के मॉन्स्टर को हराने का जो क्रेडिट है वो मुझे नहीं चाहिए, इसका सारा क्रेडिट जो है वो आप लोगों का है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के विले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि थंडर गॉड काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और जो डाजी होता है वो गाँव पैंग को आकर बताता है कि गाँव पैंग मास्टर थंडर गॉड जो है वो थोड़े थक चुके हैं। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, थंडर गॉड को लोडेड ईयर के मॉन्स्टर को सप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसीलिए उनका जो थकना है वो नॉर्मल सी बात है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्टैचू के ऊपर जो एनर्जी लगी होती है वो भी अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और अगले ही पल वो स्टैचू जो होता है वो उस एनर्जी को तोड़ते हुए उससे आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद में वो ज़मीन पर पड़ा हुआ अपना स्पेयर जो होता है उसे भी उठा लेता है और उस स्पेयर को उठाते के साथ ही सीधे गाँव पैंग के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन हम देखते हैं कि गाँव पैंग बहुत ही आसानी से उसके स्पेयर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया था। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे जो स्टेरपी होती है वो भी उस स्टैचू की तरफ घूरने लगती है, जिसके ओरा का एहसास जो होता है वो उस स्टैचू को भी हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर इतना सप्रेशन पड़ता है कि वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है। जिसके बाद में अब जो स्टेरपी होती है वो एक बहुत ही बड़ा स्टोन जो होता है वो सीधे उस स्टैचू के ऊपर मारती है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि जरा एक बार देखो तो ये स्टोन कितना ज़्यादा बड़ा है, ये कम से कम 50 से 60 मीटर बड़ा होगा। सच में एक किंग टीयर के मॉन्स्टर से इसी प्रकार की उम्मीद की जा सकती थी। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो स्टेरपी होती है उससे बोलता है कि स्टेरपी मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, तो इसीलिए तुम इसका ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो अचानक से उस स्टोन के ऊपर बैठ जाती है, जो देखकर गाँव पैंग उसे बोलता है कि मैंने बस तुम्हें इसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम इसे अंडे की तरह हैच करने लग जाना। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में हुआंग जो होता है उसकी कॉल आ जाती है, जो कि गाँव पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाँव पैंग, आपके कहे मुताबिक मैंने जो हुआ शान बुद्धा स्टैचू था उसके आसपास के फ़ोटो को खींच लिया है। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो भी उन स्टैचुओं को देखने लगता है और उन स्टैचुओं को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस बुद्धा स्टैचू की बात की जाए तो ये कोई ऑर्डिनरी स्टैचू जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता। और मैंने वैसे भी जो माउंटेन और रिवर है उन सभी का एक्सपीरियंस जो है वो कर रखा है। रिवरों के अंदर कभी भी शांति जो है वो नहीं बनी रहती, हमेशा पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत तेज़ रहता है। लेकिन जिस जगह पर ये बुद्धा का स्टैचू मौजूद है वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सिस्टम के द्वारा बताए गए एक्सपीरियंस इस स्टैचू के अंदर भी है, लेकिन ये अभी तक अवेकन नहीं हुआ। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हुआंग जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि और एक और बात मुझे आपको बतानी थी, यांगचोंग बेस सिटी के अंदर एक यांगोंगोटोरा जगह है जहाँ पर कि अचानक से बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू जो है वो पुनर्जीवित हो गए हैं।
वैसे तो अभी कोई भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से जो है वो नहीं जानता, लेकिन हम लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो एलियट गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसने इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू कर दिया है। और अगर जो बाकी की नेशन है, अगर उनकी बात की जाए तो वो इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिखा रही है, जिसका कारण ये है कि इस तरह का जो फिनोमिना है वो उनके रीजन के अंदर नहीं है। लेकिन कुछ नेशन ऐसे हैं जिनके अंदर की इस तरह की चीज़ें जो है वो देखी गई है, जैसे कि रोम, ग्रीक या फिर इजिप्ट। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो अलाइड गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे कर अपने कंट्रोल को खोने लगी है। अगर अलाइड कंट्रोल की बात की जाए तो ये इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आने के कारण अचानक से ही बन गई थी। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर पीस बनाने के लिए एक फूड चेन जो होती है वो बनी होती है, जो कि लगातार काम करती रहती है। लेकिन अगर इसी तरह से बदलाव आते रहे तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हमारा वर्ल्ड किस प्रकार बन जाएगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस एक ही काम कर सकते हैं, खुद को पावरफुल बनाने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि इवॉल्व होकर किस तरह की रेस हमारे सामने आएगी। और हम सर्वाइव केवल तभी कर सकते हैं अगर हम पावरफुल हो गए तो। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो हुआंगिया से बोलता है कि मिस्टर हुआंगिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप काम को कंटिन्यू रखें। जो सुनकर हुआंगिया भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी स्टैचू मोस्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो थोड़ा उदास बैठा होता है और हमें उसकी हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि ये थोड़ा डिप्रेस है। और उस मोस्टर की हालत को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस मोस्टर की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि इसने अपनी किस्मत को अपना लिया है। लेकिन ऐसा तो होना ही था, जब एक किंग टीयर का मोस्टर इसे यहाँ पर गार्ड कर रहा है, ना तो ये उसके साथ में फाइट कर सकता और ना ही उससे बचकर भाग सकता। लेकिन उसके बाद भी जब तक इसका मुंह जो है वो नहीं खुल जाता तब तक ये मेरे किसी काम का नहीं है। और इसका मुंह किस प्रकार खुलवाना है इस चीज़ के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो उस स्टैचू को परेशान करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग काफ़ी सारी चीज़ें भी उसके ऊपर फेंक रहा होता है और जो जानवर होते हैं वो भी उसके ऊपर बीट कर रहे होते हैं। और अब इन चीज़ों के कारण हम देखते हैं कि उस स्टैचू को गाओ पैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वहीं गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके ऊपर तो कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, चाहे मैं इसके ऊपर कुछ भी डाल लूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। तो क्या अब इसका मुंह खुलवाने के लिए मुझे किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर मुझे कोई हिडन मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि वुड, स्पेस हार्ट। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो स्टेर भी होती है उसे बोलता है कि स्टेर भी, मुझे कुछ काम करना है इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो ये ब्राउन जी स्टैचू है इसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, अगर तुम बोर हो जाओ तो तुम इसके साथ में बात कर सकती हो। और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि तुम इससे इस चीज़ के बारे में रीज़न पूछो कि आखिर ये लोगों को क्यों मार रहा था। जो सुनने के बाद में स्टेर भी गाओ पैंग को ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जो स्टेर होती है वो उस स्टैचू के पास में आ जाती है और उस स्टैचू के पास में आते हुए उसे बोलती है कि चलो अब हम दोनों जो है वो यहाँ पर बात कर सकते हैं। और अब स्टेर को अपने ऐसे पास में देखने के बाद में वो स्टैचू भी घबरा जाता है। और अब जो स्टेर होती है वो उस स्टैचू से बोलती है कि मेटल मैन, क्या तुम जो मेल वोम होता है उसे खा सकते हो? अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम एक मेटल मैन हो, जिस कारण तुम खाना जो है वो नहीं खा सकते। सच में ये कितने दुख की बात है कि तुम खाने को टेस्ट ही नहीं कर सकते हो। लेकिन चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो मेल वोम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, लेकिन जो मेल वोम गाओ पैंग मेरे लिए लेकर आया था चैंगनान सिटी के से, वो सच में सबसे ज़्यादा टेस्टी थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जो गाओ पैंग था वो चैंगलान सिटी के अंदर से हमें लेकर आ गया, जिसके बाद में अब मैं दोबारा से वे डिलीशियस मेल वोम जो है वो नहीं खा सकती हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जो स्टेर होती है वो अपनी बातों को बंद नहीं करती और वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने जो चैंगनान सिटी है उसके बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन शायद तुम चैंगनान सिटी के अंदर कभी भी नहीं गए होगे। तुम तो बस यूनझाओ सिटी के अंदर ही हो, क्योंकि यूनझाओ सिटी सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों को ज़रूर सुन रहे होगे। इससे अलग मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे बेवकूफ़ इंसान भी बाहर रहते हैं, जो कि सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। कुछ का तो ऐसा भी कहना है कि मैं सबसे पावरफुल मॉन्स्टर हूँ इस वर्ल्ड का। लेकिन आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बात का जवाब जो है वो क्यों नहीं दे रहे हो? और मुझे याद आया, गाओ पैंग ने मुझे बताया कि तुम लोगों को मारते हो, तो क्या तुम लोगों को मारना तुम्हारी हॉबी है, या फिर तुम्हें ऐसा करने में मज़ा आता है? जो सुनकर अब स्टैचू जो होता है वो ना चाहते हुए भी स्टेर से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मॉन्स्टर जो थे वो मुझे मारना चाहते थे, मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस कारण मैंने एक अटैक कर उन्हें मार दिया। मैंने किसी इंसान को नहीं मारा है, तो इसीलिए क्या अब तुम बातें करना बंद कर सकती हो? और अब उस स्टैचू को बोलता हुआ देखकर स्टेर भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए उसे बोलती है कि इसका मतलब तुम बात कर सकते हो। तो चलो हम दोनों जो है वो थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि मेरे बातें करने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। चलो पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और अब उसके बाद मैं तुम्हें अपनी हॉबी के बारे में बताऊँगी।
और अब स्टेर पी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनजाओ सिटी का जो फॉरेस्ट होता है उसके एंट्रेंस पे आ जाता है, जहाँ पर की स्टेर पी आ चुकी होती है और जो गाओ पैंग होता है वो स्टेर पी के ऊपर होता है। और अब गाओ पैंग इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि सच में स्टेर पी के ऊपर राइड करना सबसे ज़्यादा सेफ है। और इससे अलग स्टेर पी जो है वो अर्थ की जो हीट है उसे भी एब्सॉर्ब कर कर उसे ब्लैक स्मोक के रूप में बाहर निकाल सकती है, लेकिन जो ब्लैक स्मोक की हीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्टेचू उगे हुए जिंदा होने की जो खबर थी अब वो धीरे धीरे कर कर कम होने लगी है, जिस कारण अब लोग भी इसके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर इन स्टैचू की विल पावर की बात की जाए तो सच में वे बहुत ज़्यादा है, जिस कारण ये स्टैचू जो है वो किसी पर्सन के सामने सबमिट करने या फिर उसका पेट बनने से अच्छा मरना पसंद करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट के पास में केवल एक ही तरीका है कि वे इसके साथ में बस एग्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट से मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया जो है वो आया है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर जो परिवर्तन है वो बहुत ही स्पीड के साथ में हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो यूनजाओ सिटी की माउंटेन वाला एरिया है वहाँ पर कोई मुझे हिडन ट्रेजर मिल जाए। अगर पहले की बात की जाए तो इस तरह के पहले जहाँ पर कि रेस्ट किया जा सके उनकी बहुत ही ज़्यादा कमी थी, इसीलिए जो मॉन्स्टर हंटर टीम थी वो फॉरेस्ट के ज़्यादा डीप नहीं जाया करती थी, वे बस यूनजाओ सिटी के आसपास के एरिया को ही घूमा करती थी। लेकिन अब आसपास के एरियाओं के जो रिसोर्सेज है वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और केवल जो मॉन्स्टर हंटर टीम के जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वही सिटी से दूर तक जा सकते हैं, जिस कारण हम लोग जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज़ों को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन जो प्लेटिनम हैंड ग्रुप के लोग थे उन्होंने यहाँ पर जो माउंटेन स्पीड थी उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। और उनके इसी मेथड को देखकर मुझे ये आइडिया आया है कि अगर मैं किसी तरह से जो माउंटेन स्पीड है इनके साथ में कोऑपरेट कर पाता हूँ तो उसके बाद में जो टीम है उन्हें माउंटेन स्पीड के साथ में हम आसानी से माउंटेन के अंदर भेज पाएंगे, जिस कारण उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। वे लोग चाहे वो अपने खाने पीने का इंतजाम आसानी से कर पाएंगे और आराम जो है वो आसानी से माउंटेन स्पीड के ऊपर कर पाएंगे, जिस कारण हम बहुत सारे हिडन रिसोर्सेज जो है उन्हें ढूंढ सकते हैं और हमारा जो मार्केट प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण बहुत ही बड़ा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि चाहे किसी भी तरीके से देखा जाए मुझे लगता है मैं बहुत ही बड़ा प्रॉफिट जो है वो कमाने वाला हूँ, तो चलो इसीलिए जो पहला रूट है उसे स्काउट कर कर आते हैं। और गाँव पैंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो किसी चीज़ को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि हमारा चौथा आउटपोस्ट जो था वो भी सेट हो चुका है, तो स्टेर भी अब अपनी अगली डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। इस टाइम पर हम लोग जो है वो 10 माउंटेन स्पिरिट जो है उन्हें सेट कर चुके हैं, जिस कारण हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसी के साथ में हम लोगों को ट्रैवल करने के लिए भी मिल रहा है, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी आ रहा है। और इससे अलग अगर मेरे पेट की बात की जाए तो इस टाइम पर जो गोल्डी है वो 39 लेवल पर पहुंच चुका है और वहीं जो डाजी है वो भी 39 लेवल पर पहुंच चुका है। और अगर फ्लेमी की बात की जाए तो फ्लेमी जो है वो 40 लेवल पर है और जल्दी ही वो लॉर्ड टीयर की मॉन्स्टर जो है वो बन जाएगी। और डाजी और गोल्डी भी जल्दी ही लॉर्ड टीयर के मॉन्स्टर जो है वो बन जाएगी, जिसके बाद में मेरे पास में टोटल 4 लॉर्ड टीयर के मॉन्स्टर और एक किंग टीयर का मॉन्स्टर जो है वो हो जाएगा। और गाँव पैंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो सीधे गाँव पैंग की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो म्यूटेड बी है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें इन मॉन्स्टरों के बारे में बताया जाता है, जिनका नाम कि लोएन ब्लेड बी होता है और उनका जो लेवल होता है वो 11 से लेकर 20 के बीच का होता है और उनका जो ग्रेड होता है वो नॉर्मल से लेकर परफेक्ट के बीच का होता है। और हमें इन मॉन्स्टरों के बारे में बताया जाता है कि ये बम्बल बी की डिसेंडेंट है, जिन्हें कि लॉयल ब्लड बी जो है वो कहा जाता है। ये पूरी तरह से ब्लडथरी होती है और इनका एक ग्रेट डिज़ायर होता है मांस को खाना। अगर इनके सामने ड्रैगन भी आ जाए और ये ग्रुप के अंदर हो तो ग्रुप के अंदर ये ड्रैगन तक को खा सकती है। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये लोएन ब्लड भी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिनके अंदर की बिल्कुल भी डर नहीं है और ये अपने पॉइजन की मदद से किसी को भी पैरालाइज कर सकती है। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि ये ब्लड और जो फ्लैश है उसे खाती है। अगर किसी इंसान को सज़ा देनी हो तो उसे इसके ग्रुप के अंदर अगर डाल दिया जाए तो उस इंसान के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा होगी। लेकिन उसके बाद भी चलो ये यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, क्योंकि ये वैसे भी जो स्टेर पी है उसने 40 लेवल पर पहुँचने के बाद में न्यू स्किल को प्राप्त किया है, तो उसकी स्किल को चेक कर कर देखते हैं। और अब गाँव फेंक के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो स्टेर पी होती है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करती है जो कि फ्लेम से भरा होता है। और जैसे ही वे आयरन बी जो होती है उस फ्लेम के चपेट में आती है तो एक ही अटैक में वे सभी ख़त्म हो जाती है, जिस कारण वे सभी मरकर ज़मीन पर गिरने लगती है। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या यही पावर ऑफ लावा है सच में। ज़रा देखो तो एक ही अटैक में ये किस तरह से भुन चुकी है और इनके अंदर से तो काफ़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी को बुलाते हुए बोलता है कि फ्लेमी जल्दी से इस तरफ आओ, हम लोगों को वहाँ पर चलना होगा जहाँ पर कि इनकी डेड बॉडी पड़ी है।
और अब इतना बोलकर गाओ पेंग फ्लेमी के ऊपर बैठकर जाने ही लगता है और अपने मन में सोचता है कि इनमें से बहुत सारे मोस्टर जो थे वो इलाइट टीयर के थे, तो इनमें से मुझे बहुत सारों के अंदर जो मोस्टर कोर है वो मिल जाएगा और इतने सारे मोस्टर कोरों को बेचने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सकता हूँ। सच में बिना किसी मेहनत के काफ़ी सारा पैसा कमा लिया। और गाओ पेंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो फ्लेमी होती है उसका ध्यान वहाँ पर पड़ी हुई जो वे बी होती है उनकी डेड बॉडी के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो लाल टपकाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही यम्मी है। और इतना बोलते कि साथ ही फ्लेमी सीधे उन्हें खाना शुरू कर देती है और फ्लेमी को ऐसे बुक्कड़ों की तरह खाता हुआ देखकर गाओ पेंग भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या कि ये सच में खाने में टेस्टी होगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वहाँ पर जो डमी होता है उसे बुला लेता है और डमी को बुलाने के बाद में गाओ पेंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ये मरी हुई डेड बॉडी जो है इन्हें दोबारा से पुनर्जीवित करो, जो सुनकर डमी भी ओके बोल देता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।